हेलो एवरीवन। आज हम लोग PYQ मैथ सीरीज का सेट 14 सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन रहा इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड ओ क्यू जो है वाई जेड के पैरेलल है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कोई एक ट्रायंगल। तो हमारे पास जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड बोल दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड को एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और इधर हमारा जेड हो गया। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वाई जेड के पैरेलल ओ क्यू है। तो ओ क्यू जो है वाई जेड के पैरेलल है, साथ में उसका रेशियो दे दिया 5:7। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्स वाई जेड और ओ एक्स वाई, यानी कि एक बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, ये यहाँ कैलकुलेट करना है। तो इसको एरिया का रेशियो निकालने के लिए हम ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर यानी समरूप कर लेंगे। तो समरूप करने के लिए कौन सा कसौटी का यूज करेंगे वो यहाँ सबसे पहले देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो ये एंगल है इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, और ये जो एंगल है इसका नाम हम लोग 2 बोल देते हैं। यहाँ पर जो एंगल है इसका नाम 3 दे देते हैं, और यहाँ जो एंगल है इसको नाम 4 दे देते हैं। एंगल 1 और 3 यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, 2 और 4 भी इक्वल हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों साइड अगर पैरेलल है तो यहाँ पे एक्स वाई और एक्स जेड तिर्यक रेखा जैसे बिहेव करेगा। तो एंगल 1 और 3 इक्वल होगा, 2 और 4 इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ क्या क्या मालूम है, सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पे ये एंगल 1 का जो वैल्यू है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, और साथ में एंगल 2 का जो वैल्यू है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। हिंदी में इसको हम लोग संगत कोण बोल सकते हैं। ये दोनों संगत कोण का युग्म है। तो इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज एक्स वाई जेड का पहले बोला है तो हम लोग एक्स वाई जेड पहले रखेंगे। एक्स वाई जेड जो है वो किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल एक्स ओ क्यू के सिमिलर हो गया। समरूपता कसौटी अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे एंगल एंगल समरूपता कसौटी लगा सकते हैं। तो जब ये दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हो चुका है तो हम लोग पढ़े हुए हैं दो समरूप ट्रायंगल का जो एरिया का अनुपात होता है उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ से एरिया का अगर अनुपात पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ओ क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। तो यहाँ कोई भी हम लोग तीनों में से कोई दो साइड को ले सकते थे। तो जैसे कि एक्स वाई जेड, तो सेकंड साइड वाई जेड लिए, तो इधर से एक्स ओ क्यू, तो सेकंड साइड इधर से क्या लेंगे, ओ क्यू ले लेंगे। बाकी बात हम लोग एक्स वाई या एक्स जेड में भी ले सकते थे, लेकिन उसका वैल्यू तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये 5:7 है, लेकिन हम लोग वाई जेड पहले लिए हैं तो ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो 7/5 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 49/25। यानी कि रेशियो में अगर इसका बात करें तो ये 49:25 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी बेस्ड है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम लोग को मांगा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री साइन इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 300 डिग्री। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, साइन 300 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 300 का जब हम लोग वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसको क्वाड्रेंट के रूल के अनुसार तोड़ना होगा। 360 माइनस 60 कर देंगे, इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 बचेगा। लेकिन क्वाड्रेंट रूल के अनुसार जाएंगे, साइन साइन में ही रह जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन 60 हो गया। यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा। अब हम लोग इसका यहाँ वैल्यू कैलकुलेट अगर करना चाहें तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 45 का वैल्यू बोला जा रहा है, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 हो गया। कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 ही होता है, माइनस साइन 300 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए -√3/2। लेकिन ये स्क्वायर है तो इसलिए हम लोग इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये 1/2 बचेगा, माइनस
ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम हमारे पास 4 आता है। यहाँ पे 2 2 जा 2 माइनस ये 3 रह जाएगा, यानी कि कट करके हमारा -1/4 होगा। ये ऑप्शन में गलत ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे -1/4 होता। ऑप्शन नंबर 3 इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। साइन 300 का जो वैल्यू है यहाँ पे ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन 300 का वैल्यू हम लोग क्वाड्रेंट रूल से तोड़ेंगे तो ये -sin60 के बराबर हो जाएगा, यानी sin60 √3/2 है, यहाँ माइनस है -3/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द रेशियो विच मैक्स इक्वल टू 3/5, यानी कि इस रेशियो में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये रेशियो 3/5 में चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ा आसानी से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 19 अपन क्या है 29 है, इसमें हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है नहीं मालूम है, दोनों में ही सब्ट्रैक्ट करना है। मान लिया हम x सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3/5 में चेंज हो जाएगा। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ क्या होगा 19 5 जा 95 हो जाएगा और 5 इंटू एक्स 5x होगा। फिर इधर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा 29 3 जा 87 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा ये 3x हो जाएगा। इधर लाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा -3x, ट्रांसपोज होके इधर लाएंगे -3x प्लस, तो प्लस में चेंज होगा यानी कि ये -2x बच जाएगा और इधर हमारे पास बच जाएगा 87 -95 बच जाएगा, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से -2x जो कि इधर से भी हमारा -8 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल होगा 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में, यानी कि x का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 4 के इक्वल। ऑप्शन नंबर ये इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द मेजरमेंट। एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू AC है, दो भुजा बराबर हो गया तो हम लोग यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें से इसकी दो भुजा बराबर है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये भी 5 यूनिट दिया हुआ है, ये भी 5 यूनिट दिया हुआ है और इसका एरिया 12 दिया। पूछा जा रहा है BC का वैल्यू क्या है, तो BC का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका नाम दे दिए AD। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो दे दिया गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो ABC का एरिया हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो ABC का एरिया किसके इक्वल दिया है 12 स्क्वायर यूनिट के इक्वल दिया है। और ट्रायंगल का एरिया हम लोग आसानी से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं और ये किसके इक्वल हो जाएगा 12 के इक्वल। तो अगर यहाँ पे बेस इंटू हाइट कर निकाल लेते हैं तो ये 12 2 जा 24 के इक्वल आ जाता है, यहाँ से ये 24 आ गया। अगर हम यहाँ से बेस को सेपरेट कर लेते हैं या हाइट को ही सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि ये 2 वेरिएबल है तो इसको हम लोग चेंज करें तो 24/b आ जाएगा, यानी कि हम हाइट को यहाँ से सेपरेट करके रख लिए हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो है BC है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका जो लंब होता है उसको दो बराबर भाग में बांटेगा। अगर BC पूरा हम लोग B माने हैं तो ये वाला हाफ पार्ट कितना हो जाएगा B/2 हो जाएगा, तो ये भी हाफ पार्ट कितना हो जाएगा B/2 और AD को हम लोग क्या सपोज कर लिए H के इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में लगा लेंगे हम लोग, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पे लगाते हैं तो क्या आता है AD का जो स्क्वायर आएगा वो BD का स्क्वायर, दोनों को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा AB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ AD हम लोगों के पास कितना है H² है और BD कितना है हमारे पास B/2 है, तो B/2 का होल स्क्वायर करेंगे B²/4 हो जाएगा और AB 5 है, 5 5 जा 25 हो गया। हम यहाँ पे ये इक्वेशन 1 सपोज कर लिए थे और ये वाला कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे H का वैल्यू क्या कर लेते हैं रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे हम लोग H का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 24/b का होल स्क्वायर होगा। तो 24/b का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 और b का होल स्क्वायर जब करेंगे तो b² होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा b²/4 हो जाएगा ये और इक्वल टू कितना है 25 है।
अब ये पार्ट को अब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ एलसीएम हम लोगों को क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 4 आ जाएगा। अब इधर यहाँ 4 से आएगा तो ये क्या आएगा, 2304 है ना, 2304 आ जाएगा। और यहाँ बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी कि बी का पावर 4 हो जाएगा, और राइट पार्ट में हमारा 25 है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो कुछ इस तरह आ जाएगा, बी टू दी पावर 4 प्लस 2304, और राइट पार्ट में 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 बी स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन को बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बनेगा b का पावर 4 माइनस 100 बी स्क्वायर प्लस 2304 इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं हम बी स्क्वायर के बदले यहाँ पे x, क्योंकि इसको हम क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण में चेंज कर देते हैं। ये जो हम लोग का समीकरण आया हुआ है ये b का पावर 4 में आया हुआ था। ऐसा करते हैं b का जो स्क्वायर है उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, जो b स्क्वायर है उसको हम यहाँ से x मान लेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमारा चेंज हो जाता है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस ये 100x हो जाएगा, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा 2304 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम इसको कोई भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज करके तोड़ सकते हैं। तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो किस तरह से आता है ये समीकरण, एक्स स्क्वायर, इसको हम तोड़ देते हैं 36x माइनस 64x। इसको तोड़ना बहुत टफ नहीं है, आसानी से तोड़ा जा सकता है फैक्टराइजेशन करके। दो पेयर ऐसा बनाना है ताकि दोनों को ऐड करके 100 आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो 36 और 64 को ऐड करेंगे 100 आ भी जाएगा, मल्टीप्लाई करके 2304 आ जाएगा। अब हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा हमारा x माइनस 36, यहाँ से हम माइनस 64 ही पूरा कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन जाने पर ये माइनस एंट्री करेगा तो x माइनस 36 होगा और ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो इस तरह से हमारा जो आंसर यहाँ से आ जाएगा, दो अलग अलग फैक्टर बना हुआ था यहाँ पे x माइनस 36 और x माइनस 64। तो यहाँ से आ गया एक फैक्टर हमारा x माइनस 36 और दूसरा फैक्टर जो आ गया x माइनस 64, और ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। बारी बारी से इसको हम इक्वेट करेंगे तो या तो x का वैल्यू 36 आएगा या x का वैल्यू 64 आएगा। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ इक्वेशन ये x में नहीं था, ये किस में है, बी स्क्वायर में है। तो हम यहाँ पर यानी x इक्वल टू बी स्क्वायर कर लिए। इसका मतलब ये हो गया जो बी स्क्वायर है वो या तो 36 के इक्वल होगा या तो 64 के इक्वल होगा। तो अगर हमको बेस का वैल्यू यानी b का वैल्यू पूछा जा रहा है तो बी स्क्वायर है 36 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा, या तो 64 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 8 होगा। तो यानी कि b का वैल्यू या तो 6 होगा या तो 8 होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, यानी कि 1 2 दोनों मैच कर जाएगा ये, है ना। 6 होगा या तो 8 होगा, दोनों ही इसका आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ अ बेस ऑफ अ रेगुलर राइट ट्रायंगल प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ऐसा प्रिज्म जिसका बेस जो होगा ट्रायंगल होगा। तो कैसा ट्रायंगल होगा वो, ये 100% है। वो ट्रायंगल किस प्रकार का होगा, एक इक्विलैटरल यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो उसका वॉल्यूम आपको दे दिया गया और हाइट दे दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रिज्म जो है उसका वॉल्यूम निकालने क्या फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखिए, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। तो उसका बेस के एरिया पर डिपेंड करता है, जो कि दे दिया है 1728 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट आ जाता है, और जो कि किसके इक्वल है, 1728 है। अब बेस आपको अभी तुरंत बताएं, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ये समद्विबाहु यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हम उसका साइड को a स्क्वायर सपोज कर लिए हैं और इंटू हाइट है, ठीक है।
साइड उसका हम इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, क्योंकि उसका बेस जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसका तीनों भुजा बराबर यानी कि ए है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो कि हम लोग को यहाँ दिया है 1728 के बराबर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे h का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, a तो हमको निकालना ही है, h का वैल्यू आपको दे दिया है 16√3 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है यार, ये किसके इक्वल है 1728 के इक्वल दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ से 4 से ये कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 16 हो जाएगा, √3 इंटू √3 यानी कि ये बच जाएगा हम लोगों का 12a² के बराबर हो जाएगा, और जो कि किसके इक्वल होगा 1728 के इक्वल होगा। अब ये 12 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये पूरा पूरा 144 में कट जाएगा, यानी कि इस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो a² जो है किसके इक्वल आ गया 144 के इक्वल आ गया। तो हम लोगों को साइड पूछा जा रहा है +-12 दोनों होगा, लेकिन हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि भुजा की लंबाई पूछा जा रहा है, तो 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 2 एलॉयस ऑफ मेटल GSP, है ना, 2 एलॉयस है और वो GSP नामक मेटल से मिलके बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 2 अलग अलग एलॉय ले लेते हैं। सबसे पहला एलॉय ये हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं इधर में, यहाँ पे ये फर्स्ट एलॉय हो गया, और इधर ले लेते हैं ये सेकेंड एलॉय ले लेते हैं। तो फर्स्ट एलॉय में क्या क्या मिला हुआ है GSP, तो फर्स्ट वाला में P का परसेंटेज 40 है, P का परसेंटेज कितना दे दिया गया 40 दे दिया गया। ठीक है, और बोला गया है दोनों में G की मात्रा, और इसमें 2 में क्या है S का परसेंटेज दिया हुआ है, तो S का परसेंटेज कितना दिया है इसमें 26% दिया हुआ है, और ऐसा बोला हुआ है दोनों में जो G की मात्रा है वो सेम है। तो हम ऐसा मान लेते हैं दोनों में ही G का जो परसेंटेज है, इसमें G का मात्रा कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं इसमें G का जो मात्रा है वो X% है। ठीक है, यहाँ भी X% ले लेते हैं, और इसमें भी हम G की मात्रा ले लेते हैं X ही % ले लेते हैं। तो इसका मतलब G और P तो यहाँ मिल गया, तो S का वैल्यू कितना होगा, S कितना % होगा पहला एलॉय में, तो 40 प्लस X 100 में सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बच जाएगा 60 माइनस X% जो होगा वो S का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे P का परसेंटेज निकालना है दूसरा एलॉय में, तो दूसरे एलॉय में अगर हम निकालते हैं मिश्र धातु में अगर P का परसेंटेज, तो 100 माइनस 26 यानी कि कितना बच जाएगा ये 74 हो जाएगा, और माइनस X इतना % P है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोलता है पहला मिश्र धातु जो है उसका जो मात्रा है वो कितना है 1500 kg है, और दूसरा मिश्र धातु है उसका जो मात्रा है वो कितना है 2500 kg है। तो ऐसा करते हैं हम दोनों में G का वैल्यू निकाल लेते हैं, फर्स्ट में G का मात्रा निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं G की मात्रा फर्स्ट वाला में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1500 kg है, और इसका कितना % G का लिए हैं तो हम X% लिए हुए हैं, तो यहाँ पे X को हम यहाँ पे X% निकाल लेते हैं, जो किसके इक्वल हो गया 15x kg आ गया हमारा पहला एलॉय में G की मात्रा। दूसरा एलॉय में G की मात्रा कितना आ जाएगी, तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये है 2500 किलो है, तो इसका भी हम X% अगर निकालें तो ये कितना आ जाएगा 25x के इक्वल आ जाएगा, है ना, ये वैल्यू कितना आ गया 25x आ गया। अब टोटल दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं टोटल G का। टोटल G अगर निकालना चाहें तो टोटल G कितना आ जाएगा 25 प्लस 15 यानी कि 40x जो है वो G की मात्रा हो गई, इतना kg जो है G है। और टोटल जो एलॉय हो जाएगा उसकी टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, टोटल एलॉय कितना हो जाएगा 1500, अब प्लस क्या है 2500 किलो, तो टोटल जो एलॉय है 1 और 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4000 किलो जो है एलॉय है, और उसका G का परसेंटेज ओवरऑल कितना दिया हुआ है 30% दिया है। पूरे एलॉय में जो G का परसेंटेज है वो कितना दे दिया है 30% दिया हुआ है। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ G अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ G वो दे दिया है क्वेश्चन में 30% दिया हुआ है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहिए G का परसेंटेज तो कितना है 4000 किलो में G की मात्रा कितना आया, हम लोग यहाँ ऐड करके लाए थे 40x लाए थे, यानी कि 40x अपॉन 4000 परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 जो कि किसके इक्वल है 30% के इक्वल है,
ये 0 0 कैंसिल होगा, ये 0 0 40 40 ही पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 30 हो गया। यानी ये पता चल गया जो दोनों ही एलॉय में अलग अलग जो जी की मात्रा थी वो कितना था 30%, पहला में भी है दूसरा में भी 30% है। ठीक है, अब 30% दोनों में जी की मात्रा था, तो हमको यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नए मिश्र धातु में कितने किलोग्राम पी होगा, हमको पी की मात्रा चाहिए। तो यहाँ पी तो हम लोग जान रहे हैं 40% है, तो दूसरा में पी कितना हो जाएगा, यहाँ पी की मात्रा 74 माइनस 30 यानी कि 44% दूसरा में पी है। अब हम यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं पी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ पी, टोटल पी निकाल लेते हैं आसानी से, हम लोग यहाँ पे पी निकाल सकते हैं टोटल पी, क्वांटिटी ऑफ पी अगर टोटल निकालते हैं तो ये पता है पहला जो है 1500 था किलोग्राम, और उस पर पी कितना है पहला में 40% था, तो 40/100 प्लस दूसरा क्या है एलॉय की मात्रा कितना था 2500 है, और इसका कितना परसेंट निकालना है मात्रा 44% पी है दूसरे एलॉय में पी की मात्रा। ये अगर कैंसिल हो जाता है ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 4 जा 60 600 हो गया, और यहाँ से 15 4 जा 100 फिर 25 100 100 यानी कि 1100, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1700 kg, यानी कि टोटल पी की मात्रा दोनों एलॉय में मिला करके ओवरऑल कितना हुआ 1700 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे नहीं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा 1700 kg। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग, ये भी मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज का ट्रेंड है जो कि मिक्सचर से क्वेश्चन 2-3 उठा ही ले जाता है, तो हम लोग सेकेंड मिक्सचर का क्वेश्चन डील करते हैं। एक मिक्सचर में 10 लीटर एल्कोहल और वाटर है, 10 लीटर एल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें 90% एल्कोहल है, तो 10% वाटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो गया, अगर 10 लीटर का जो हमारा मिक्सचर है तो उसमें 90% अगर एल्कोहल है, तो एल्कोहल का अगर मात्रा आपको यहाँ से देखा जाए तो 90% है, यानी कि 9 लीटर यहाँ पे एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल कितना लीटर आ जाएगा 9 लीटर। वाटर का अगर परसेंटेज है 10% मात्र है, तो उसका मतलब वाटर कितना हो जाएगा 1 लीटर वाटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द वाटर 25% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो बोलता है उसमें कितना पानी बाहर से मिला दें ताकि वो मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज 25 होगा। तो इसमें अभी भी 25% अगर वाटर होगा, 75% यहाँ पर एल्कोहल है, तो हम लोग कितना लीटर वाटर यहाँ वाटर को मिक्सचर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट हम लोग इसको बना सकते हैं। अगर पहले अगर बात किया जाए एल्कोहल का मात्रा कितना था 9 लीटर था, कितना में था 10 लीटर में था। हम अब यहाँ पे क्या करते हैं इसमें x लीटर वाटर बढ़ा देते हैं, तो मिक्सचर की मात्रा कितना होगा 10 + x हो जाएगा। अब यहाँ पे एल्कोहल का मात्रा कितना हो जाएगा, ये देखिए एल्कोहल तो बरकरार रहेगा 9 लीटर का 9 लीटर रहेगा, लेकिन परसेंटेज में ये चेंज होकर कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको बात करते हैं तो ये चेंज होकर कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। हम इसको x लीटर बढ़ा दिए, तो ये 75% अभी एल्कोहल है, तो 75% है, परसेंट को हटाने के लिए बाय 100, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 3/4 आएगा। अब हम इसको अगर कैलकुलेट कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 30 + 3x, और उधर हो जाएगा 9 4 जा 36 हो जाएगा, यानी कि 3x का वैल्यू 6 के बराबर आएगा, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी कि 2 लीटर वाटर बाहर से हम लोग मिलाएंगे तो मिक्सचर में 25% वाटर का मात्रा हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, बोलता है 20 लाख का एक के पास अपना प्रॉपर्टी है, उसको वो अपने 3 बच्चों में उसको बांट देता है, आदित्य, ब्राह्मी और सुंदरी को, तीनों को बांटता है। तो यहाँ पे तीनों को जब बांटता है तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है आदित्य है, आपती है, उसके बाद ब्राह्मी है, उसके बाद सुंदरी। तो इसको कैसे बांटा जाता है सो देखिए, आपती का हिस्सा ब्राह्मी के हिस्से से 3 गुना है, यानी कि ब्राह्मी को जो मिलेगा उसका 3 गुना आपती को मिलेगा। आगे फिर देखते हैं ब्राह्मी का हिस्सा सुंदरी के हिस्से से 3 गुना है, यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो गया। देखिए ये क्लियर हो जाता है जो कि ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड कर रहा है, सुंदरी को जो मिलता है उसके हिसाब पर। तो मान लेते हैं सुंदरी को x पार्ट मिल गया, तो ब्राह्मी को कितना मिलेगा 2 गुना, तो 2 गुना तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ब्राह्मी को जो मिला है उसका 3 गुना किसको मिलता है, आपती को मिलता है, 3 गुना यहाँ पे 6x हो जाएगा। अब इसका रेशियो पूछा जा रहा है,
तो रेशियो में अगर बात करते हैं तो ये एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, टोटल यहाँ 1 बच जाएगा, तो यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा 6:2:1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हम लोग को यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। अच्छा 2 डिजिट का प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले टेंस डिजिट मान लेते हैं, दहाई का अंक मान लेते हैं। टेंस डिजिट हम लोग क्या ले लेते हैं, स्मॉल ए ले लिए, ठीक है। और जो वंस डिजिट है यानी कि इकाई का अंक है वो हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, बी ले लिए। तो हम लोगों का जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 10a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग का ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड टू इट द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर। बोलता है क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं जो ओरिजिनल नंबर है यानी 10a प्लस बी, उसमें से अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो नया नंबर आएगा वो रिजल्टिंग नंबर जो होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर का डिजिट इंटरचेंज कर जाएगा। डिजिट इंटरचेंज करेगा यानी कि इकाई का दहाई में जाएगा और दहाई का इकाई में आ जाएगा, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है 10a में a इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 9a बचेगा, और यहाँ b में 10 भी सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हम लोग को यहाँ से 9b होगा, और -18 उधर चला जाएगा तो ये +18 में चेंज हो जाएगा। तो 9 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से a माइनस बी जो आएगा वो 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। a माइनस बी जो है 2 के इक्वल आएगा। तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे हम लोगों को दिया है सम ऑफ अ डिजिट इज 8, यानी दोनों डिजिट का जो सम है वो 8 के बराबर है, यानी कि a प्लस बी दोनों को ऐड कर देते हैं तो 8 के इक्वल है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो इधर तो 10 आएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा और a प्लस ए मिलके 2a हो जाएगा, जो कि इधर से आ जाएगा a का वैल्यू क्या आएगा 5 आ गया, यानी कि दहाई का अंक हम लोगों को ओरिजिनल नंबर का मिल गया 5। तो इकाई का अंक कितना होगा, b का वैल्यू कहीं भी पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 या 2 में। a का वैल्यू अगर 5 डाल देते हैं तो b का वैल्यू ऑटोमेटिक हम लोगों को यहाँ से 3 मिल जाता है। तो हम लोगों का जो नंबर मिलेगा ओरिजिनल नंबर 5 पुट करते हैं तो 10 5 जा 50 प्लस 3, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर हमारा आया वो किसके इक्वल आ गया 53 के इक्वल आ गया। सॉरी ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 3 53 आ गया, ये ओरिजिनल नंबर हो गया। अब बोलता है ये 53 में जो ओरिजिनल नंबर 53 आया उसमें क्या 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा वो संख्या। तो हम लोग यहाँ 53 में 18 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्शन के बाद कितना बच जाएगा 35। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट कहने का मतलब वो नंबर सपोज कर लिए x है, उसका फोर्थ पार्ट अपने सिक्स पार्ट से, सिक्स पार्ट कहने का मतलब x/6 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे दिया है 6 पार्ट बाय 4, 4 ज़्यादा है। एक नंबर ले लिए x, उसका चौथा भाग जो है अपने छठे भाग से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो वास्तव में वो नंबर किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके, तो ये 12 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 3, ये 3x बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा और राइट पार्ट में 4 होगा, यानी कि x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 48, वो नंबर हमारा 48 हो गया। लेकिन वो नंबर नहीं पूछ रहा है, तो वो नंबर का दोनों डिजिट का सम, तो 8 + 4 यानी कि 12 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है 1 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं सलमान इज ओल्डर देन सूरज बाय 7 ईयर्स, है ना। सलमान जो है ये वर्तमान का बात कर रहा है, सलमान जो है सूरज से 7 साल बड़ा है। तो हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं सलमान, एक तरफ में सलमान है और दूसरे तरफ में कौन है सूरज है, दोनों के एज में कंपैरिजन किया हुआ है। तो सलमान जो है सूरज से 7 साल बड़ा है, तो सूरज का एज का हम x लिए तो सलमान का एज कितना हो जाएगा x + 7, 7 साल बड़ा हो गया, ये वर्तमान एज आ गया है ना दोनों का। 15 साल बाद है ना, 15 साल बाद हम निकालते हैं, 15 साल अगर बाद बात किया जाए तो दोनों का एज कितना होगा, तो ये 15 साल बाद अगर बात करते हैं तो ये कितना होगा, अच्छा 15 साल बाद नहीं 15 साल पहले के बात कर, अगो मतलब पहले हो गया, ठीक है। पहले में माइनस चला जाएगा, ये वर्तमान x + 7 है, तो बाद नहीं पहले का बात किया जा रहा है, सॉरी यहाँ पे 15 साल पहले का बात कर रहा है, पहले में माइनस कर दिए, इधर भी माइनस हो जाएगा x - 15, यानी कि सलमान का 15 साल पहले एज कितना था x - 8 था, आज सूरज का 15 साल पहले एज कितना था x - 15 था, ठीक है। ये दोनों का एज आ गया।
अब हम लोगों को क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ काम करेंगे। बोलता है 15 साल पहले सलमान की जो उम्र थी उसके सूरज के वर्तमान उम्र का 75% ही था। तो 15 साल पहले जो सूरज का एज था वो कितना था, नहीं सलमान का एज x-8 है, वो सूरज के वर्तमान एज का 75%, 75% यानी कि 3/4 हो जाएगा, 75/100 3/4 है ना। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। 15 साल पहले सलमान का एज, तो 15 साल पहले सलमान का एज कितना हुआ x-8, और सूरज का वर्तमान एज कितना है x है, तो उसका मात्र 75% था, तो 75% मतलब 3/4। अब ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 4x और 8 4 जा 32, और इधर हमारे पास क्या है 3x है, यानी कि हम अगर डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो x का वैल्यू जो हम लोगों को मिल जाता है वो किसके इक्वल आ जाता है 32। तो हम लोगों को x का वैल्यू 32, ये x क्या बता रहा है सूरज का वर्तमान एज, तो किसका वर्तमान एज पूछा जा रहा है सलमान का, तो x+7 यानी कि 32 + 7, 32 + 7 यानी कि 39 ईयर्स हो जाएगा सलमान का वर्तमान एज, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं। 12 में क्या दिया गया है, सो देखिए 10 ईयर्स अगो, ठीक है 10 ईयर्स अगो अगर बात करते हैं, मिस्टर रामा वॉज 4 टाइम्स हिज सन। अच्छा 10 साल पहले राम जो था वो क्या था, अपने बेटे का जो एज था लव है उससे क्या था 4 गुना था। 10 साल पहले की बात किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 10 साल पहले वाला कंडीशन लिख लेते हैं। 10 साल पहले का कंडीशन यहाँ पे है, अगो मतलब पहले हो गया, यहाँ पे राम लिख देते हैं और उसका जो बेटा जो है लव उसका नाम यहाँ पे है। 10 साल पहले जो है राम जो है अपने बेटे का एज का 4 गुना था, तो उसका बेटा का एज मान लिए x है, तो राम का एज कितना होगा 4 गुना यानी कि 4x हो जाएगा। अब ये 10 साल पहले है तो यहाँ से हम लोग वर्तमान में चले जाते हैं, ठीक है 10 साल पहले से है तो वर्तमान में अगर आते हैं तो इसका एज कितना हो जाएगा 4x + 10 हो जाएगा, और उसका बेटा का एज कितना हो जाएगा x + 10 होगा। ये वर्तमान दोनों का एज हो गया, ठीक है। 10 ईयर्स हैंस, 10 साल बाद अब आते हैं, ठीक है। अब हम लोग 10 साल बाद, वर्तमान से हम लोग बाद में भी जा सकते हैं, तो 10 साल बाद बात करते हैं, 10 इसमें फिर से ऐड करेंगे यानी कि 4x 10 + 10 यानी 20 हो जाएगा, ये 10 साल बाद है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा x + 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रामा विल बी ट्वाइस द मिस्टर लव एज, यानी कि ये जो राम का एज 10 साल बाद है अपने बेटे का एज का ये 2 गुना है, तो दोनों का एज को बराबर करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बाप बेटा का एज बराबर हो जाएगा। अब इधर 2x ला के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x बचेगा, और इधर 20 2 जा 40 और ये 20 इधर ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे -20, यानी कि 2x = कितना बच गया 20, यानी कि x का जो हमारा वैल्यू आता है वो 10 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या निकालना है, सो देखिए राम और लव की वर्तमान एज में, तो दोनों का वर्तमान एज सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो इसका वर्तमान एज कितना हो जाएगा देखिए 4x + 10, x का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 4 जा 40 + 10, यानी कि राम का जो वर्तमान एज है 50 है और उसका जो बेटा है उसका वर्तमान एज 20 है, तो दोनों का एज का डिफरेंस पूछ रहा है, 50 - 20 किसके इक्वल आएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। बोला जा रहा है अ पर्सन बॉट अ रोबोट अंडर द फॉलोइंग स्कीम, डाउन पेमेंट जो है वो 1.5 लाख का डाउन पेमेंट कर लेता है, ठीक है, और उसका जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए क्या करता है 8% पर एनम के हिसाब से 2 साल में वो चुका देता है, और इस तरह से ओवरऑल वो रोबोट के लिए वो 2,89,200 रुपीज़ पे करता है। पूछा जा रहा है फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द रोबोट, तो रोबोट का एक्चुअल में प्राइस क्या था, तो सबसे पहले यहाँ 1.5 लाख का वो डाउन पेमेंट किया है, तो हम यहाँ पे 1.5 लाख का जो डाउन पेमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से बच जाएगा डाउन पेमेंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1,39,200 रुपीज़, ये बचा हुआ अमाउंट है, इसी पर वो ब्याज दे रहा है। तो हम ऐसे इतना वो एक्स्ट्रा पे किया होगा, यानी कि वो किस्तों में पे किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो जो मान लेते हैं उसका जो बचा हुआ अमाउंट है जितना में भी वो रोबोट खरीदा होगा 1.5 लाख पे करने के बाद मान लिए जो x रुपया अभी वो उसको देना है, अब x रुपया उसको देना था, लेकिन उसमें वो इंटरेस्ट भी देगा 2 साल के लिए, तो यहाँ इंटरेस्ट देगा, सिंपल इंटरेस्ट है ऐसे,
पी इंटू आर, आर कितना है 8% पर एनम है और टाइम कितना है 2 ईयर दिया हुआ है बाय 100 है। यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा, इसका अमाउंट निकल जाएगा और वो किसके इक्वल हो जा रहा है, ये दोनों मिला करके बचा हुआ अमाउंट और बचे हुए अमाउंट का इंटरेस्ट दोनों मिला करके वो मात्र कितना पे करेगा 1,39,200 रुपीज़, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपया तो डायरेक्ट डाउन पेमेंट दे चुका है, तो इसका मतलब वो किस्त में मात्र 1,39,200, तो वो 1,39,200 में इंटरेस्ट भी शामिल है। बचा हुआ अमाउंट एक्स ले लिए और उसमें इंटरेस्ट 2 साल का, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो ये 8 टू जा 16, ये पूरा पूरा आ जाएगा 116x। अब बाय क्या आ जा रहा है यहाँ से 100, इधर हमारा किसके इक्वल है 1,39,200, इतना आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल कर लें तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा। सो देखिए एक्स का जो अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1,39,200 है और इधर हम क्रॉस कर लेते हैं इंटू 100 और ये डिवाइड में 116 चला जाएगा। तो ये 29 के टेबल में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 29 4 जा 116 और यहाँ पे 29 4 जा हो जाएगा 116, 23 बचेगा 32, यानी कि 8 टाइम्स में ये कट जाएगा। फिर इसको हम 4 से काटना चाहेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 1200 बार में कट जाएगा। अब हमारा जो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से तो कितना आ जा रहा है 1200 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ गया 1,20,000 रुपया उसको क्या हुआ, अभी भी किस्तों में पे करना था बचा हुआ अमाउंट, और वो पहले कितना पे कर चुका था 1.5 लाख रुपया पे कर चुका था। तो इस तरह से उसका जो रोबोट है उसका कुल कितना दाम का हो गया 2,70,000 का उसका क्या है रोबोट था। ठीक है, यानी कि ओवरऑल रोबोट के लिए कितना उसका प्राइस था 2,70,000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे है, कितना यूनिट के नीचे है 7 यूनिट नीचे है, और वो पॉइंट कहाँ लाइज करेगा वाई एक्सिस में, नीचे है एक्स एक्स, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये वाई डैश हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में, ये एक्स डैश हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बोला जा रहा है बिलो, ये ओरिजिन से बिलो है, तो बिलो है तो इसका मतलब पक्का है नीचे नेगेटिव में जाएगा, और अगर वो वाई एक्सिस में लाइज करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और नेगेटिव है वाई तो इसका मतलब 0 - 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ट्रेपीजियम का एरिया पूछा जा रहा है जिसका पैरेलल, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हम लोगों का यहाँ पे एक ट्रेपीजियम यानी कि समलम दे दिया गया है। ठीक है, आज समलम का जो समांतर भुजा है ये 20 हो गया और इधर से कितना दे दिया है 32 दे दिया है, और इसका जो बीच का दूरी है यानी कि हाइट कितना दे दिया 30 दे दिया, तो इसका एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया हम लोग जानते हैं समलम का निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, और इंटू क्या होता है ऊंचाई होता है। तो हमारे पास यहाँ समांतर भुजाओं में कौन कौन दिया है, एक तो 20 है और दूसरा कितना दिया है 32 दिया है, और हाइट कितना दे दिया है 30 के बराबर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो हाफ इंटू ये 52 हो जाएगा, और इंटू कितना है 30 है, 52 2 बार में कितना आता है 26 टाइम्स में कटता है। तो हम लोगों का आंसर 26 इंटू 30 यानी कि कितना हो जाएगा 780 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जा रहा है 780, थर्ड ऑप्शन हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लाइन इतना व कौन सा पॉइंट मीट करेगा, तो हम लोग यहाँ अलग अलग पुट करके देखेंगे इस पर ये मीट करेगा कौन से बिंदु पर मिलता है, तो अलग अलग सारा पॉइंट पुट करके देखना। तो पहला ऑप्शन ही देख लेते हैं एक्स 30, तो 30 अगर पुट करके देखते हैं यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन क्या है 4x प्लस क्या है 7y और इक्वल टू क्या दिया गया है 4 दिया गया है। तो हम यहाँ पे 4x प्लस 7y इक्वल टू कितना दिया है 12 दिया है। तो x का वैल्यू ये पहला पॉइंट पुट करते हैं, तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं 4 इंटू 0 0 रह जाएगा, और 7 अच्छा 4 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 3 प्लस क्या है 7 इंटू 0, तो ये तो डायरेक्ट 12 के इक्वल, तो पहला तो हो ही जाएगा। 3 1 तो नहीं होगा, 4 0 नहीं होगा, बाकी बात कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, पहला ही ऑप्शन होगा। ऐसा क्वेश्चन को चेक करने के लिए पॉइंट ही पुट करना पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर 30 हो जाएगा।
द सम ऑफ द एजेस ऑफ अमित, अजय एंड अभिषेक इज 150 ईयर्स, 20 ईयर्स अगो देयर एजेस वेयर इन द रेशियो। 20 साल पहले का बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या नाम दिया है? आज अमित दिया है, अमित है, अजय दिया है, और साथ में क्या दिया है? एक ठो अभिषेक दिया हुआ है। तो ये तीनों का जो एज का जो रेशियो दिया है वो 5 दिया है। तो इसको हम 5x मान लिए, इसको 6x मान लिए, और ये 7x मान लिए। लेकिन ये 20 साल पहले की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वर्तमान में अगर हम आते हैं दोनों का, तीनों का एज, तो किस अनुपात में हो जाएगा? वर्तमान में आएंगे तो 20 साल इसका भी बढ़ेगा, 20 साल इसका भी बढ़ेगा, और अभिषेक का भी 20 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि 20 साल पहले का एज दिया है 5, 6 और 7 के रेशियो में। तो वर्तमान में आएंगे तो 20 तीनों का ऐड हो जाएगा। अब बोलता है ये तीनों का एज का सम कितना? 150 है। वर्तमान के एज का जो सम है 150। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 5x प्लस 20, फिर यहाँ पे 6x प्लस कितना होगा? 20, और फिर यहाँ पे 7x प्लस 20, जो कि किसके इक्वल है? यहाँ पे 150 है। तो अगर हम यहाँ पे 5x 11 7 यानी कि 18x आएगा, और इधर 26 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 5 हो गया। 18 5 जा 90। अब क्वेश्चन में क्या है? उनकी वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान उम्र यानी ये पूछ रहा है, 5 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अजय का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? इसको देखिए, 5 5 5 जा 20 प्लस 40, यानी कि अजय का वर्तमान उम्र 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पुट करेंगे तो 5 6 जा 30 प्लस 20, यानी कि कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और इधर 7 5 जा 30 प्लस 20, 35 प्लस 20, यानी कि ये हो जाएगा 35 प्लस 20। अच्छा, ये 50 हो जाता है ना, एक सॉरी एक 50 हो जाएगा, सेकेंड वाला 50 हो जाएगा, और इधर वाला थर्ड वाला कितना हो जा रहा है? 55 हो जा रहा है, यानी कि ये तीनों का वर्तमान उम्र निकल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जा रहा है आपका? 45, 50 और 55, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू दिया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, वेयर a इज ग्रेटर देन b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो हम लोग यहाँ पे a माइनस जो b दिया है, a माइनस बी का जो वैल्यू 3 है, वहाँ से हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ये 2ab, जो कि इधर 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ए प्लस बी, और ये 89 दिया था, तो 9 माइनस 89 हो जाएगा, यानी कि 2ab का जो वैल्यू आ जा रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? 80 के बराबर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2ab का वैल्यू। अब हमको चाहिए प्लस में वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, क्या आता है? तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2ab। अब सभी का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, इसका वैल्यू 89 है, और 2ab का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है? 80 है। तो ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन हमको a प्लस बी चाहिए। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 13, यानी कि यहाँ प्लस में ही ऑप्शन दिया है। अगर माइनस में भी रहता तो हम लोग माइनस वाला भी चूज करते। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोलता है एल एम मेजर्स द एंगल बिटवीन लाइन एल और एम, दो लाइन है यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन एल है, दूसरा लाइन एम है। ये एल ले लिए, दूसरा हम लोग क्या ले लिए? एम ले लिए। ठीक है, कितना डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है? 35 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ लाइन एम इज रोटेटेड 45 डिग्री, काउंटर एम को रोटेट करेंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो यहाँ क्लॉकवाइज में 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना डिग्री से रोटेट कर रहे हैं? 45 डिग्री में। और ये कहाँ? पी पॉइंट के, एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो पी था, और ये एम से कहाँ पर ले गए? M1 पर ले गए। पूछा जा रहा है ये एल और M1 के बीच का एंगल कितना होगा? तो 35 प्लस 40 ऐड कर देना है डायरेक्ट, तो आपका यहाँ से 80 डिग्री का एंगल मिल जाएगा टोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई। यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो लाइन है उसमें से इनमें से कौन सा पॉइंट लाइज नहीं करेगा। तो हम लोग एक एक करके पुट करके देखेंगे। 5 13 पुट करके देखते हैं, यानी कि y का वैल्यू 13 है। ठीक है, पुट करके एक एक करके देख लेते हैं। 13 है,
एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 लेंगे प्लस 3 हुआ, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 यानी 13। ये पहला पॉइंट तो मैच कर गया, ये तो लाइज करेगा, ठीक है। 3 9 देखते हैं, तो वाई का वैल्यू 9 हो गया और एक्स का वैल्यू 3 हो गया। अब प्लस क्या है यहाँ पे 3 है, 3 3 जा 6 प्लस 9, ये भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 भी लाइज, यानी कि दूसरा पॉइंट भी लाइज करेगा। 2 7 देख लेते हैं, तो 7 हो गया। यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 2 2 4 प्लस 3 7, ये भी लाइज कर रहा है, यानी कि करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर जो है 7 यानी 4 10 जो है ये लाइन पर लाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो आज का 20 क्वेश्चन का जो सीरीज था सेट नंबर 14 समाप्त हुआ। मिलते हैं सेट नंबर 15 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।